लेकिन असल में क्या है, कॉलेज में पत्रकारिता पढ़ाई तो जाती है लेकिन सिखाई नहीं जाती। अब उसमें जब बच्चा जो है ना वो लर्निंग पीरियड पर होता है तो वो सीख नहीं रहा होता है, वो हर चीज को वैसे ही लेता है जैसे बस चल रही है। फिर जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलता है फिर देखता है कि यार हमने क्या करा। आज के दौर में क्या है कि रील बना लेना, इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाना, यूट्यूब चैनल खोल लेना, और इनको पत्रकार समझने लगे, यही पत्रकारिता समझने लगे हैं। या टीवी पे आ जाएंगे तो पत्रकारिता हो जाएगी। ग्रोक पूरी क्षमता के साथ समझाना शुरू कर दिया है। अगली चर्चा हमारी इसी पर बड़ा बड़ा मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूं जो आपने ग्रोक का कहा। देखिए, ग्रोक एआई इंटेलिजेंट एक्स का वो है, एक्स एआई है वो। और ये ग्रोक ने ऐसा आया और सरकार पर ऐसा हमला बोला कि बहुत सारे सवाल जो आपके मन में अगर आपके बारे में भी अगर जिक्र है कि भाई आप कौन हैं, अगर आप खुद के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप ग्रोक पे जाकर लिख दीजिए कि मेरा ये ट्विटर हैंडल है और मैं कौन हूं, तो ग्रोक आपकी जानकारी निकाल लेगा। तो पत्रकारिता अब जिंदा नहीं बची है, लोगों का जमीर जिंदा नहीं बचा है। लोग अब दो तरीके के भागों में बटे हुए हैं। अगर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है तो आज वो भी पत्रकार बना घूम रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में जब से स्मार्टफोन आया तो हम किसी के भी और रिश्वतखोरी पर सवाल उठाते हैं। आम हो गई है रिश्वतखोरी, बहुत तगड़े लेवल पे चल रही है। जुडिशरी के अंदर बहुत सारे ऐसे फेलियर हैं जिनको हम सही नहीं कर पा रहे हैं आज भी। अगर हम जुडिशरी को सही देखते हैं कि जुडिशरी सही हो जाए, कार्यपालिका सही हो जाए, तो फिर चौथा पिलर जो पत्रकारिता है ये भी सही हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। मैं हूं श्रीकांत सिंह। हमारा सब्जेक्ट है पत्रकारिता और करके सीखें। इस पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और पत्रकारिता से संबंधित जितने भी विशेषज्ञ हैं उनसे बारी बारी से बात कर रहे हैं। आज हमारे सब्जेक्ट पर चर्चा करने के लिए हैं साजिद जी। साजिद जी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना परिचय खुद ही देंगे और जो बताएंगे उसी से उनका परिचय हो जाएगा। साजिद जी जो पत्रकारिता कर रहे हैं बच्चे, और वो उनको कुछ टेक्निकल जानकारी नहीं होती है और वो फिर वहाँ पे मार खाते हैं, जबकि आज की पत्रकारिता काफ़ी टेक्निकल हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि आप टेक्निकल एंगल से पत्रकारिता को थोड़ा डिफाइन करें और बताएं, और बच्चों को ऐसा कुछ बताएं कि उनको जो है व्यावहारिक ज्ञान हो जाए कि वो कैसे निकल के करें। देखिए, बहुत गहरा और अच्छा सवाल आपने किया कि समाज में पत्रकारिता कैसे करें, क्योंकि हमें आखिरकार समाज के बीच में रहना पड़ता है और पत्रकारिता सीखने के जो गुण हैं वो लोग कॉलेजों में जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कॉलेजों से सीख लेंगे। लेकिन असल में क्या है, कॉलेज में पत्रकारिता पढ़ाई तो जाती है लेकिन सिखाई नहीं जाती। अब उसमें जब बच्चा जो है ना वो लर्निंग पीरियड पर होता है तो वो सीख नहीं रहा होता है, वो हर चीज को वैसे ही लेता है जैसे बस चल रही है। फिर जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलता है फिर देखता है कि यार हमने क्या करा। आज के दौर में क्या है कि रील बना लेना, इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाना, यूट्यूब चैनल खोल लेना, और इनको पत्रकार समझने लगे, यही पत्रकारिता समझने लगे हैं। या टीवी पे आ जाएंगे तो पत्रकारिता हो जाएगी। ये बड़ा अहम सवाल है। पत्रकार का एक काम होता है सबसे पहले निष्पक्ष होना, किसी खबर को इकट्ठा करना, उस खबर के बारे में पूरी जानकारी लेना। एक खबर का ये इम्पैक्ट होता था कि सरकारें हिला दी जाती थी, और आज खबर आप लिख लो, आप खबर बोल दो, बस आए स्टूडियो में बैठे। जैसे टेक्निकल का आपने जिक्र किया, टेक्निकली आज गूगल पे लोग जाते हैं, खबर में क्या हुआ, क्या इफेक्ट था, क्या बट था, कुछ नहीं, बस जैसे भी है ऐसा लग रहा है कि बस एक रेस में दौड़ रहे हैं। जो खबर के लिए आपको कॉलेज में पढ़ाया गया या आपने पढ़ा पत्रकारिता में कि 5W1H पे हमने काम करा। अब 5W1H क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 5W1H पे ही आज की पत्रकारिता टिकी हुई है। लेकिन पत्रकारिता टिके होने के बावजूद उन चीजों को यूज ही नहीं कर रहे।
बस हमें ये मोटा मोटा ये पता चल गया फला सांसद ने ये कह दिया, बस उसी की बात चला दी। कितनी नफरत फैल रही है उस टॉपिक से, कितना क्या हो रहा है, ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है इस बयान को चलाना, बस रेस में लगे हुए हैं। और हमारे देश की मीडिया का इतना स्तर गिर चुका है इस टाइम, खुलेआम कोई भी एक आम नागरिक भी कह देता अरे दलाल मीडिया, गोदी मीडिया। तो पत्रकारिता से लोग बचने लगे हैं। साजिद भाई, एक चीज देखने को मिल रही है कि पत्रकारिता के दो फाड़ हो गए हैं। एक तो जो है सरकारी विज्ञप्ति के आसपास सिमट कर रह गई है, और दूसरी पत्रकारिता जो है यूट्यूब पर सिमट गई है। लेकिन यूट्यूब पर जो है लोग, जैसे कि यूट्यूब का अकाउंट बनाना, उसको चला देना आसान है। और मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं 3 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ और आपसे मिला हूँ आज मैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे आज से मैं सीखना शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो यूट्यूब पर काम किया था वैसे किया था जैसे लोग कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे लेते हैं कि लोगों को बस ऐसे यूट्यूब शुरू कर देना चाहिए या आप उसकी गहराई तक सीखना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने करा कि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के पत्रकारों के लिए, आज की जनरेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास सोर्सेज हैं, आपको क्या चाहिए? एक अच्छा फोन चाहिए, आपको एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं। आपको अगर अच्छी खबर बोलनी आती है, अच्छी खबर के बारे में पढ़ना आता है, आपको लिखना अच्छा आता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठिए, एक कोने में जाइए, आप एक ट्राइपॉड लीजिए और मोबाइल ट्राइपॉड पे लगा करके आप बोल दीजिए। यूट्यूब सीखने की बहुत बड़ी कला है। यूट्यूब जो है एक नीश पकड़ता है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आप जाना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर का सबसे ही पहला एक रोल ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर एक टॉपिक पे काम करें। यानी कि अगर आप मान लीजिए न्यूज की लाइन में अगर आते हैं तो फिर आप न्यूज डालें। अब ये ना हो कि आज अभी आप किसी की डाल दें, कल को किसी और की डाल दें, परसों को किसी और की डाल दें। इस तरीके से अगर आप न्यूज डालेंगे तो नहीं होगा। एक प्लेटफॉर्म आप तैयार करिए। न्यूज का मतलब है कि आप जो खबरें हैं उनको सही से प्रेजेंट कर सके। जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपकी सारी खबरें चलेंगी। अब बहुत से क्या करते हैं कि चैनल बना लेते हैं न्यूज का, कभी उस पर ब्लॉग डाल देते हैं, कभी उस पर जो है कुछ डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं, तो ऐसा चैनल नहीं चलता। पता चला कि आज हमने भला पॉलिटिकल की उसकी वहां उसके चैनल पे के सोर्स से वीडियो उठाई और डाल दी, तो ऐसे चैनल नहीं चलते। चैनल चलते हैं आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप पब्लिक ओपिनियन करते हैं, तो आप पब्लिक ओपिनियन करिए, आप इंटरव्यू करिए। आप जो है पॉडकास्ट करते हैं तो पॉडकास्ट करिए। आप अगर काम करते हैं कि भाई आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग कीजिए। मतलब कहने का यह है कि आपके चैनल की जो नीश है उस नीश पे काम करिए। अगर नीश से हटकर आप काम करते हैं कि आज तो आपने किसी कॉलेज में गए, वहां डांस का प्रोग्राम चल रहा था, वहां से वीडियो शूट करी, वो डाल दी। अगले दिन कोई सम्मानीय सांसद जी आ गए, आपने उनका इंटरव्यू लिया, वहां से उठाया, वो आपने डाल दिया। कल को आप कहीं घूमने गए, आपने कि मैं इस वक्त मैं पहाड़ियों पर खड़ा हुआ हूँ और आपने वहां से वीडियो शूट करा, वो चैनल पर डाल दिया, तो आपका चैनल नहीं चलेगा। चैनल चलाने के लिए एक प्रॉपर नीश पे काम कीजिए। अगर आप न्यूज पे काम करते हैं तो न्यूज पे काम करिए, आप ब्लॉगिंग पे काम करते हैं तो ब्लॉगिंग कीजिए। प्लस उसके अंदर फिर बहुत सारे फीचर आ जाते हैं, एसईओ, टाइटल, थंबनेल, ये सब बात की बात है। थंबनेल और आपका कंटेंट, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर आपने थंबनेल अच्छा बना लिया, आपने कंटेंट आपका अच्छा है, तो आप और नीश पर काम कर रहे हैं, तो आपके चैनल की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। और अन्यथा आप ऐसे ही धक्के खाते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा, और ना आप यूट्यूब में सक्सेस हो पाओगे और ना लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। आपने देखा कि साजिद भाई ने क्या बताया कि आपको पहला सबक ये है कि फोकस होके काम करिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें कर सकते हैं, फोकस होके काम करिए। लेकिन ये तो शुरुआत है, अभी ये जो है ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। साजिद भाई के पास बहुत जानकारी है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बातें आपको बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। आज के लिए आप एक ही बात रखिए कि आपको यूट्यूब पर अगर आगे बढ़ना है तो फोकस होकर काम करना है। किसी भी सब्जेक्ट पे फोकस होइए, उस पर स्टडी करिए, गहराई तक पढ़ाई कीजिए,
और उस फोकस पे कंटेंट बनाइए। लेकिन उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत विशद है, बहुत बड़ा है। साजिद भाई के संपर्क में आने के बाद तो मुझे लगा कि ये तो अपने आप में पूरा शास्त्र हो गया। यूट्यूब यूट्यूब मामूली नहीं है, लोग यूट्यूब पर डालते हैं कोई देखता ही नहीं है, लेकिन साजिद भाई के पास ये हुनर है कि ये जो है किसी भी वीडियो को वायरल कर सकते हैं और कर रहे हैं, और लगातार इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इनको मैंने बुलाया था। साजिद भाई, बस चलते चलते एक सवाल आपसे करता हूँ, बस आगे इस सवाल को विस्तार में आगे लेंगे। अभी आप ये बता दीजिए कि आजकल की पत्रकारिता में स्टोरी कहीं नजर नहीं आती है, परिचर्चा, बातचीत, पब्लिक ओपिनियन, यही सब दिख रहा है। अगर सरकारी चैनल है तो वो किसी की तारीफ कर रहे हैं, और जो यूट्यूबर हैं उन्हें बहुत कम लोग स्टोरी निकाल कर ला पाते हैं। इस पर आप थोड़ा सा एक टिप्पणी करिए, आगे इस पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, जितना आपने ये जो सवाल है ना, ये आज की पत्रकारिता पर आपने सवाल खुद खड़ा कर दिया है कि स्टोरी नहीं है, हकीकत में स्टोरी नहीं है। देखिए, एक मुद्दा आता है, कोई सरकार उठाती है कि औरंगजेब या हिंदू परिषद से जुड़े हुए जो नेता हैं वो जोड़ते हैं, मतलब कि एक मुद्दा उठा, औरंगजेब क्रूर था या अच्छा राजा था। अब इस पर सवाल उठता है। अब एक पत्रकार को चाहिए कि उस पर एक बेहतरीन सी स्टोरी बनाए। अब वो पत्रकार को ये देखना होगा कि वो वाकई में क्रूर राजा था या फिर उसने अच्छे काम भी किए थे। देखिए, 50 साल में उसने शासन किया, 48 से 50 साल का शासक बताया जाता है औरंगजेब का, कि औरंगजेब ने जो है 48 साल से 50 साल का शासन किया। इसमें उसने अच्छे काम भी किए, बुरे भी किए। लोग कहते हैं हजारों मंदिर तोड़े, लेकिन अगर हम इतिहास में जाते हैं तो 48 करीबन 80 मंदिर तोड़ने का जिक्र आता है। अगर उसी का अगर और इतिहास हम खंगालते हैं तो कहा जाता है कि उसने मस्जिदें भी तोड़ी। और इतिहास अगर उठाकर हम देखते हैं तो मंदिर उसने बनवाए भी, दान भी दिए, ऐसे बहुत सारे हमारे पास वो हैं। लेकिन क्या है कि अब इस चीज को समझने के लिए पत्रकार को समझाना पड़ेगा। अब पत्रकार क्या कर रहे हैं कि वो न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, और वो जिस तरीके से पहले हमने अपने बड़ों से सुना था कि मुर्गे लड़ाए जाते थे ना, आज मुर्गे नहीं लड़ रहे हैं, आज अच्छे खासे इंसान, पढ़े लिखे, समझदार स्टूडियो में बैठकर लड़ाए जा रहे हैं। साजिद भाई देखिए, अब अगली चर्चा इसी पर होगी कि पत्रकार नहीं समझा पा रहे हैं और कुछ समझा रहे हैं तो उनको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ग्रोक पूरी क्षमता के साथ समझाना शुरू कर दिया है। अगली चर्चा हमारी इसी पर होगी। बड़ा मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूं जो आपने ग्रोक का कहा। देखिए, ग्रोक AI इंटेलिजेंट एक्स का वो है, XAI है वो, और ये ग्रोक ने ऐसा आया और सरकार पर ऐसा हमला बोला कि बहुत सारे सवाल जो आपके मन में अगर आपके बारे में भी अगर जिक्र है कि भाई आप कौन हैं, अगर आप खुद के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप ग्रोक पे जाके लिख दीजिए कि मेरा ये ट्विटर हैंडल है और मैं कौन हूं, तो ग्रोक आपकी जानकारी निकाल लेगा और आपको बताएगा कि आप क्या हैं। आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रोक आपको जानकारी, आपके मन में जो भी सवाल है सरकार के प्रति या सरकार के विरोध में या कुछ भी, आप ग्रोक पे जाके लिख दीजिए। जिस तरीके से हम बार बार कहते आए हैं, युवाओं से कहते आ रहे हैं, हर किसी से कहते आ रहे हैं कि आप किताबें खंगालिए, आप इतिहास पढ़िए, आप किसी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मत लीजिए। किसी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, लेकिन आपको पढ़कर लगा कि अरे वाह क्या आर्टिकल है, लेकिन आपने इतिहास के तथ्यों को जब उसे खंगालने की कोशिश करी तो वो आर्टिकल पूरा गलत निकला। तो अब आप ऐसे में क्या समझे? अब आप ये समझो ना कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञाता बना दिया गया हो, ऐसा नहीं। अब AI क्या है, हिंदुस्तान के अंदर आज भी क्या है कि हम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और मस्जिद वाले जो है वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, हमारे इतने वर्षों से वक्फ बोर्ड को बचाने की उसमें गुहार में लगे हुए हैं। उधर अब दिल्ली में एक नया तांडव शुरू हो गया, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो मतलब हम लोगों को जो है हिंदू मुसलमान राजनीति में जो है ये चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। आज हम सवाल करने वाले नहीं बन पा रहे कि अगर कुंभ में कुछ लोग मर जाते हैं तो क्यों मर गए, क्यों वो भगदड़ में मरे। कोई बाबा आके कह देता कि मोक्ष प्राप्ति हो गई, वैसे ही अब रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई, एक नहीं उससे पहले दुर्घटना हो गई, हम सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता में वो साहस रहा ही नहीं, वो पत्रकारों की कलम की आवाज रही नहीं। अब तो खुद पत्रकार का वो कह देते हैं कि खून के घेरे में है कलम।
तो वाकई में खून के घेरे में है कलम। एक जज के घर में इतना पैसा निकल जाता है और वो फिर जला दिया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम नहीं पूछ पा रहे। हम एक दुहाई देते थे कि अभी देश में डेमोक्रेसी है, देश में कोर्ट है, कानून है, तो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हम ये आम लोगों से सुनते आते हैं कि कानून का राज चलेगा। तो राज किसका चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आप लोग ढूंढते हैं, पत्रकार नहीं पूछ पाते हैं। तो पत्रकारिता जो मेन सवाल है, पत्रकारिता कहीं ना कहीं खोती जा रही है और वो अपना जमीर खोता जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मिलन समारोह वो था उनका। तो पत्रकार अभी तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी अगर कहा जाए तो। लेकिन उन्होंने मन की बात कई बार करी है, लेकिन मन की बात में उन्होंने अपने रखा। लेकिन अब पत्रकारिता प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी जाए, अगर वो कर भी लें, तो क्या किसी पत्रकार के अंदर इतना हिम्मत होगी कि वो उनसे पूछ सके कि आपने ये काम किए, आपने ऐसा कहा था कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, नहीं तो हम झोला उठा कर चल देंगे। तो किसी पत्रकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि देश के अंदर ऐसे लोग चाहिए जो प्रधानमंत्री पे भी एफआईआर करा सके। तो ये सवाल अपना आप में बहुत बड़ा है कि हम आज के दौर में एक मुख्यमंत्री पे, एक अगर मौजूदा सरकार में एक नेता है तो उस पर एफआईआर नहीं कर हो पाती, बड़ी मुश्किल है। तो पत्रकारिता अब जिंदा नहीं बची है, लोगों का जमीर जिंदा नहीं बचा है। लोग अब दो तरीके के भागों में बटे हुए हैं। अगर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है तो आज वो भी पत्रकार बना घूम रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में जब से स्मार्टफोन आया तो हम किसी के भी, और रिश्वतखोरी पर सवाल उठाते हैं। आम हो गई है रिश्वतखोरी, बहुत तगड़े लेवल पे चल रही है। जुडिशरी के अंदर बहुत सारे ऐसे फेलियर हैं जिनको हम सही नहीं कर पा रहे हैं आज भी। अगर हम जुडिशरी को सही देखते हैं कि जुडिशरी सही हो जाए, कार्यपालिका सही हो जाए, तो फिर चौथा पिलर जो पत्रकारिता है ये भी सही हो जाए। क्योंकि जुडिशरी का सही होना, कार्यपालिका का सही होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका अगर अपनी जिम्मेदारी से काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, जुडिशरी अच्छा काम करेगी, तो पत्रकार भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन डर लोगों को हमेशा बना रहता है। जुडिशरी भी कहीं ना कहीं डर रही है, कार्यपालिका भी डर रही है। जुडिशरी में जो सरकार के फेवर में काम करते हैं, आप देखिए जिनके 1 साल 2 साल रह जाते हैं, वो किसी भी पार्टी से टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। बल्कि यह होना चाहिए जो भी सरकारी महकमे में एक बार बनता है उसको जो है ना राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति में भी एक ऐसा हमें एक प्रयोग करना चाहिए कि इस एग्जाम को पास करेगा तो जनता के बीच में जाएगा। अब देश चलाने के लिए अनपढ़ों की भीड़ भर जाती है और फिर उनके पीछे पढ़े लिखे उनके पीछे काम कर रहे होते हैं। तो देश तरक्की जो करेगा वो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। आपने देखा कि साजिद भाई ने बातों बातों में कई मुद्दों और कई खबरों को टच कर दिया और इनसे बातचीत का निष्कर्ष ये निकल रहा है, जो मुद्दे जो सवाल हमने उठाए, कि किसी भी चीज़ के समाधान के लिए 3 पक्ष होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और जो संवाद होता है वो काम पत्रकारिता का होता है। लेकिन आज क्या है कि ये संवाद गायब है। एक पक्ष जो है वाद प्रतिवाद है, सिर्फ केवल वाद और प्रतिवाद बचा है। एक पक्ष अपनी पार्टी की तरफ से बोलता है और दूसरा पक्ष अपनी पार्टी की तरफ से बोलता है, और दोनों की बातें विश्वसनीय नहीं रहती है। क्योंकि पत्रकार भी एक पार्टी बन चुका है, इसलिए ये समाज में उस चीज की तलाश हो रही है। श्रीकांत जी, मैं एक सवाल और जोड़ दूं। पहले मतभेद हुआ करते थे, मनभेद नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब मतभेद जब कोई करता है तो मनभेद हो जाते हैं। राइट। तो यही वजह है कि वाद प्रतिवाद है, संवाद नहीं है। यही है क्योंकि संवाद के बीच में जो है वाद प्रतिवाद निकलता था, तो लोगों को लगता था कि ठीक है हमने गलतियां की हैं, हम इसको सुधारेंगे। लेकिन अब क्या है कि अब आप वाद प्रतिवाद होता है तो संवाद खत्म इसलिए हो जाता है क्योंकि संवाद के बीच में वाद प्रतिवाद का आरोप प्रत्यारोप का तो दौर रहता ही है। अगर कोई बात हो रही है, हम दोनों के बीच में कोई बात हो रही है, हो सकता है हम आपकी बात से किसी से सहमत ना हो, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि मैं आपकी हर बात से सहमत हो जाऊं। हो सकता है कि मैं कहूं कि भाई गरीबों को जो है अच्छे स्कूल बना कर दो, सबकी एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूल में होनी चाहिए,
वो आईपी का हो, वीआईपी का हो, सबकी एजुकेशन उसमें होनी चाहिए। हमारे देश की सरकार बहुत अच्छा एक रूल लेकर आई थी कि 3 साल जो है आप आर्मी में जाओ, लेकिन वो आर्मी में सिर्फ गरीब का बच्चा क्यों जाए? उस आर्मी में 3 साल में आप रिटायरमेंट दे रहे हो, 4 साल में आप रिटायरमेंट दे रहे हो, ठीक है, आप 3 साल में रिटायरमेंट दो। हर आर्मी ऑफिसर में आर्मी का एक ऑफिसर बनना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए। देश के पास हमारे बहुत युवा हैं, ठीक है, बॉर्डर पे खड़े होने के लिए, वो चीन का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, किसी का भी बॉर्डर हो, युवा हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी एक मंत्री का बेटा है तो वो आर्मी में नहीं जाएगा। 3 साल, ये हर भारतीय पे एक कानून लागू कर दिया जाना चाहिए कि 3 साल तो इंटर के बाद, 12वीं के बाद जो है आर्मी में देगा और बाकी की पढ़ाई वहां से करेगा। उसके बाद पढ़ने के बाद उसको जो बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वहां की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे, आर्मी में सेवा दे आकर के अपने देश के लिए, तो वो देश के लिए ज्यादा वफादार होगा। अब देश के लिए वो लोग वफादार नहीं होंगे जिन्हें 3 साल के लिए नौकरी पे भेज दिया जाए और उनसे कह दिया जाए कि आप जो है घर जाओ अब 3 साल के बाद, तो वो कभी वफादार नहीं होगा। वो उसको लगेगा कि अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। जिसने डेडिकेशन सीखा, डिसिप्लिन सीखा, अब वो डिसिप्लिन यहाँ आगे किसी को दिखाएगा। मान लीजिए वो जाता है, वो कोई किसी जॉब करने लगता है प्राइवेट कंपनी में जाकर के। अब जिस बंदे ने रेगुलेशन सीखा हो, डिसिप्लिन सीखा हो, सब सीखा हो, और जिसने दुश्मन को ललकारना सीखा हो, तो उसको तो ऑफिस में भी अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ नजर आएगा तो वो दुश्मन की नजर से देखेगा। अब वो दुश्मन की नजर से देखेगा तो सबसे पहले निकाल कर ऑफिस का एम्प्लॉय जो उसे फेंक देगा। तो वो क्या हुआ, उसका डेडिकेशन खराब हो गया कि नहीं हुआ? तो जरूरत है हमें हर एक व्यक्ति को, भारतीय को, उस पर ये कानून लागू करना कि वो 3 साल आर्मी में दे, 4 साल आर्मी में दे। यानी कि अगर 4 साल का हम क्राइटेरिया रखते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा ये होगा कि एक तो वो 12वीं के पास हम लें उसे, तो उसकी एक ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ तो ये हो गई। दूसरी ग्रोथ ये है कि आर्मी का हमारा जो बजट है वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है डिसिप्लिन, एजुकेशन, ग्रेजुएशन वो वहां से कंप्लीट कर लेगा। मास्टर की पढ़ाई है, आप बेटा बाहर निकल, अब अपना आप से पढ़, इतना हमने तुझे कामयाब कर दिया। तो सरकार को ये चाहिए, आज यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, आप ये देखिए कि वो अभी तक युद्ध बंद नहीं हुआ है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां के लोगों में मोहब्बत है अपने देश के प्रति, हमारे देश के प्रति मोहब्बत आपस में है। हमारे देश में क्या कह देते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, शक। अब प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है। अगर हमें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा हिंदू मुसलमान को, तो कहीं ना कहीं इस देश पर तीसरे की आंख जमनी है। तो बेहतर है सही समय पर, अगर हम औरंगजेब को 300 साल पहले जो मर चुका है उसे उखेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। आपसी मतभेद बनेंगे, मनभेद बनेंगे, और मनभेद बनने से हमेशा तीसरे ने फायदा उठाया है। ये देशवासियों से मेरे विनम्र निवेदन है, और खासकर युवाओं से है कि अगर कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन आपके नजदीक आकर के आपको भड़काने की कोशिश करता है तो आप ये समझ लीजिए। और ये फिल्म मेकर जो तथ्यों के आधार पर ये कहते हैं कि हमने कुछ, वो तो कहते हैं हमने काल्पनिक कहानी लिखी है, लेकिन उस काल्पनिक में सच्चाई ढूंढने वाले आप लोग हैं। आप लोग मूर्ख बनते हैं। नागपुर में दंगा हुआ, लोग मरे, तो मतलब क्या, इससे क्या मतलब, इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है। देश सबका है, इस देश में मिलजुल के रहेंगे तो तरक्की होगी, और नहीं तो आप सरकार से भी उसकी आंख में आंख डालकर सवाल कर सकते हो। और अगर आप ऐसे मुद्दों पे उलझते रहोगे कि छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने मारा था, उस टाइम पे संविधान नहीं था हमारे पास, अंग्रेजों ने जब शासन किया तब हमारे पास संविधान नहीं था। आज की बात करो कि आज हमारे देश में एआई अमेरिका ने क्यों बनाया, हम भारतीय लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम नई टेक्नोलॉजी कौन सी लेकर आ रहे हैं? हम पत्रकारिता को कितना सरल और आसान बना सकते हैं? कैसे रिसोर्सेज हम अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं? आज भी बदहाल स्कूलों की स्थिति यह है सरकारी कि बच्चे टाट पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो इन स्थितियों को सुधारने की जरूरत है। वो कोई भी देश का कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, उससे सवाल करने की जरूरत है। आप सवाल करके देखो आपको क्या मिलेगा। पत्रकार ही सवाल क्यों करें? आप भी तो सवाल करो, आप भी तो वोटर हो इस देश के।
तो ये जरूरत है, और पत्रकारिता तभी जिंदा रह सकती है जब पत्रकार सही आवाज दिखाए। आपने देखा कि साजिद भाई के साथ बहुत गहराई तक बातचीत पहुंचने लगी। अब वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं। हमारी बातचीत साजिद भाई के साथ आपको कैसी लगी, और साजिद भाई की चिंता और उनके चिंतन पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप मनन जरूर करेंगे और मनन करके अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएंगे। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप निष्क्रिय न होइए, इस विचारधारा को, इस बातचीत को आगे बढ़ाइए, इसको शेयर करिए, लोग और लोगों तक पहुंचाइए। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सब लोग चाह लेंगे तो वाद प्रतिवाद के बाद संवाद वापस आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसी भरोसे को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। साजिद भाई, इतनी व्यस्तता में आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।